नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बढ़ते क्राइम के ग्राफ और बेलगाम होते जुर्म के सामने बेबस नजर आते गृह मंत्री की। रायपुर में दिन दहाड़े बीच चौराहे पर चाकूबाजी का मामला हो या फिर बलरामपुर से सामने आई एक के बाद एक रेप की घटनाएं। बढ़ते क्राइम पर जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री ने कह दिया कि जनता ही बताए कि अब क्राइम कैसे रोकेगा। गृह मंत्री के इस अजीबोगरीब बयान पर कांग्रेस सफाई दे रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आपकी आवाज और सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या बयान दिया। लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे ही अपराध रोकने का तरीका पूछ लिया, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने गृह मंत्री के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं कांग्रेस गृह मंत्री का बचाव करते हुए कह रही है कि गृह मंत्री का मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग से था। कोई बेहतर सुझाव है तो मुझको बता दें। आप ये कर दो, हत्या नहीं होगा, तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा कि ये काम नहीं करना है, ताकि हत्या पूरी तौर पर रुक जाए। कोई मुझको ये बता दे कि ये काम आप करवा दो, इससे ये घटना नहीं होगी, तो मैं उस पर विश्लेषण करके अपने विभाग में चर्चा कर उसको लागू करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जब से कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर लूटपाट और इस तरह की अपराध बढ़ जाती है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की अनेक घटनाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम आता है। अर्थात कहीं न कहीं इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो विचित्र स्थिति है या इस तरह की जो हत्याएं लूट हो रही है उसमें कहीं न कहीं से अपरोक्ष समर्थन कांग्रेस का दिखाई देता है। पुलिस विभाग के सहयोग के लिए जन सामान्य के सहयोग की अपेक्षा गृह मंत्री जी करते हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग जो कि पूरी दुनिया में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन के सामने आया है, उसके संबंध में वो कहते हैं कि लोगों को सुझाव लिया जाना चाहिए, जिसमें बुराई क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बयानबाजी करने की आवश्यकता क्या है। और इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर साहब और बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ठाकुर साहब, चिमनानी साहब और रवि भोई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल धनंजय ठाकुर साहब आपसे। धनंजय जी, सरकार आपकी बनाई है जनता ने, गृहमंत्री भी आपके हैं, आपसे अपेक्षा हम ये करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बढ़ते क्राइम को रोकेंगे। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो फिर गृह मंत्री जवाब देते हैं कि जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है, जनता ही बताए कैसे रोकेगा क्राइम। तो सर ये तो आप तय करेंगे ना कि आपको कैसे रोकना है क्राइम। देखिए आसिफ जी, पहली बात, मैंने माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का वक्तव्य आपके चैनल में सुना। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जनता इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, उन्होंने जरूर ये कहा कि जनता को सलाह देनी चाहिए कि जो घटनाएं होती है उस घटनाएं को हम किस तरीके से रोक। ठाकुर साहब, आप अपनी बात पूरी करिएगा। पिछले बयान में यही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे जिन्होंने कहा था कि शहरों में बढ़ते अपराध के लिए बेरोजगार जिम्मेदार है। तो ये बेरोजगार जनता का हिस्सा नहीं है क्या? देखिए सुनिए, मैं अपनी बात पहले खत्म कर लेता हूं, फिर से जवाब दूंगा आपको। बोलिए बोलिए। क्योंकि हम जब पुलिस में सुधार की बात करते हैं, पुलिस में नई तकनीक को जोड़ के जो अपराध कम करने की बात करते हैं, अपराधियों को पकड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुझाव भी एक्सपर्ट से ही आता है। तो निश्चित तौर पर माननीय गृह मंत्री जी ने कम्युनिटी पुलिसिंग की हम बात करते हैं ताकि पुलिस और जनता के बीच जो सामंजस्य स्थापित हो। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट क्षेत्र हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य जगह हो जहाँ पे पब्लिक रहता है, उस जगह कई सारे ऐसे संदिग्ध गतिविधियां होती है जिसको आप बाद में जाकर जो अपराध का रूप धर लेता है। तो स्वाभाविक बात है, माननीय गृह मंत्री जी के कहने का तात्पर्य यही था कि किस प्रकार के और अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं, पब्लिक में सजेस्ट करें। और निश्चित तौर पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की आम जनता को पुलिस विभाग में सुधार के लिए, पुलिस विभाग में अपराधियों को कैसे अंकुश लगाया जाए, अपराध को रोकने के लिए हम और का बेहतर कर सकते हैं, ये सुझाव देनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल से भी कहना चाहूंगा, आपके चैनल के पास कोई बेहतर सुझाव है तो वो भी आपको आमंत्रित है। और ये अच्छी बात है, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हमारी पुलिस काम कर रही है, गृह मंत्री जी लगातार अपराधों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो एक अच्छा पहल है गृह मंत्री जी का। ठीक, मैं इस पर आता हूं ठाकुर साहब के पास। चिमनानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रवि भोई सर आपके पास आ रहा हूं। रवि सर, एक होता है सुझाव मांगना, एक होता है चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा हो जाना। बार बार जो कि पत्रकार जब गृहमंत्री से सवाल पूछते हैं कि बलरामपुर की घटनाएं नहीं रुक रही, रायपुर में बीच चौराहे चाकूबाजी हो रही है, तो हर मंच पर जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो आदमी जाहिर बात है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं आपसे सवाल सीधा ये पूछता हूं कि क्राइम का ग्राफ नीचे गिरे,
इसको लेकर गृह मंत्री ने ये सुझाव मांगे हैं या दरअसल ये खींच है, बार बार सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे वो, और उसके बाद फिर उन्होंने सीधा कहा कि आप बताइए, आप बताइए क्या कर सकते हैं? देखिए, गृह मंत्री जी के जो बयान से लग रहा है वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं कि जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि क्या करें, मेरे से नहीं हो पा रहा है। यदि इनको सुझाव लेना था तो एक लोगों की बैठक बुलानी चाहिए थी, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करनी थी। देखिए, पुलिस महकमे में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, डीजी हैं, आईजी हैं, एसपीज हैं, सीएसपी हैं और नीचे सिपाही हैं, बहुत सारे हैं जिन पे जिम्मेदारी है पुलिस कानून व्यवस्था की और अपराध रोकने की। पुलिस को पूरा पता होता है, सिस्टम होता है, बड़े बड़े अफसर होते हैं किस तरह से रोका जाना चाहिए। और जनता बताए, क्या जनता बताएगी कि ये करो तो कर लेंगे क्या फैसला? ये कहीं प्रैक्टिकल नहीं लगता है। यदि कहता है जनता की नहीं भाई इस अधिकारी को हटा दो या यहाँ ये कर दो, क्या ये मंत्री करेंगे? देखिए, एक चीज और भी, इन्हीं के विधायक हैं बिलासपुर के, वो खुलेआम सरकार के गृह मंत्री के सामने ही पुलिसिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। और इसके पहले आपने भी कहा, गृह मंत्री ने कहा, एक मीटिंग लेके कहा था बेरोजगारी के कारण राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, तो रोजगार के अवसर पैदा करने का काम राज्य शासन का है। कोरोना के कारण यदि समस्या हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, रोजगार के अवसर कम करे, तो इसके लिए व्यवस्था करने का काम सरकार का है। इसी के कारण सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों की सरकार है, तो उनके हित की बात करे। ये लोगों से सवाल पूछना कि हम कैसे करें बताइए, ये कहीं से नहीं लगता है कि गृह मंत्री का जवाब नहीं लगता है। गृह मंत्री सुझाव लेना उस पर हम ठाकुर साहब की बात पर भरोसा कर भी लेते हैं, और इसीलिए रवि सर मैं आ रहा हूं आपके पास। ठाकुर साहब की बात पर भरोसा करते हुए अमित चिमनानी जी, आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। यदि आप अपनी तरफ से, विपक्ष की तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें तो ठाकुर साहब बीच में आपके सुझाव लेकर और सरकार तक पहुंचा सकते हैं, एक बेहतर माध्यम है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है, यहां से भी इस मंच से आप सुझाव रख सकते हैं। तो शुरू करिए सर। पहला सुझाव तो सर मेरा ये है कि जिस कांग्रेस के पार्षद ने आदिवासी भाई बहनों को लात घूसों से मारा, आज 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, उसको आपने गिरफ्तार ही नहीं किया इस सरकार ने। एफआईआर भी हो गई है, मेडिकल नहीं हो पाया है जिनके साथ मारपीट हुई। तो आप जब इस प्रकार का काम करते हैं ना कि अपने लोगों को अपराधी होने के बावजूद भी पकड़ते नहीं है, तो बाकी अपराधियों का भी मनोबल बहुत बढ़ जाता है कि सरकार हमको बचा लेगी। तो सरकार जो ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, आसिफ जी, सरकार को चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट करे कि जो भी अपराधी होगा उसको हम तुरंत पकड़ेंगे और बाकी अपराधियों में एक खौफ पैदा करेंगे जो ये पैदा करने में असफल साबित हो गए हैं। दूसरा सर हमारा सुझाव ये है कि आपने बात की थी कि हम शराब बंद करेंगे, आपने बात की थी कि रोजगार बढ़ाएंगे, तो शराब बंद नहीं हुई है, सबको मालूम है। और हम देख रहे हैं कि शराब के नशे में बीच चौक चौराहों पर हत्या कर रहे हैं लोग और वीडियो बना रहे हैं उसका। अपराधियों का आप मनोबल देखिए कि वो हत्या कर रहे हैं, चाकुओं से गोदा जा रहा था एक नाबालिग को और उसका वीडियो बनाया जा रहा था। ये कैसा हो रहा है? महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और उसको फिर पत्थर उसके सर पर मार करके उसकी जान ले ली जा रही है। अधजली लाशों को जंगल में फेंका जा रहा है। सर, तो ये अपराधियों में खौफ नहीं है आपकी सरकार का, तो आपको पैदा करना पड़ेगा अगर आपको सलाह माननी है तो। और आपने नशे का व्यापार बंद करने की बात की थी, अब तो यहाँ पे ड्रग्स भी शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री जी को बयान भी देना पड़ा है कि शराबबंदी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ड्रग्स और बढ़ जाए। तो सर, रोजगार, शराब, नशा और अपराधियों पर नियंत्रण की कार्रवाइयां ये बिल्कुल नहीं हो रही है। बड़ा आदर्श रूप से अमित चिमनानी साहब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बड़े सदिश शब्दों में आपने अपनी राय रखी है। अगर सियासत ऐसी ही हो जाए तो कमाल हो जाए, जिसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सुझाव दे, सरकार उन सुझावों पर गौर करे, माने। अब जरा कुछ सुझाव जब ठाकुर साहब ने मांगे तो मैं भी देना चाहता हूं। ठाकुर साहब, देखिए, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन मैं आपको आपके ही चुनावी वादों में से कुछ सुझाव निकाल के देता हूं सर। आपको पसंद आए तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और हो सके तो अमल भी करिएगा। पहला, एक तो चिमनानी साहब ने कहा शराबबंदी खत्म कर दीजिए। हम जानते हैं कि नशे की हालत में बहुत से अपराध होते हैं और ये प्रूवन फैक्ट है। दूसरा, अगर बेरोजगारी ही बढ़ते अपराध की वजह है तो फिर रोजगार की संख्या बढ़ाइए
और अगर अभी नहीं बढ़ सकती तो वैकल्पिक तौर पर आप ही ने कहा था 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे तमाम बेरोजगारों को, तो वो पैसा देना शुरू कीजिए, कुछ लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो वो दूसरी तरफ नहीं भटकेंगे। ये कुछ सुझाव है, आप कर पाएंगे? और शराबबंदी कर दीजिए सर जितनी जल्दी हो सके। देखिए, निश्चित तौर पर आसिफ जी, आपके दोनों सुझाव हैं, दोनों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने शराबबंदी को लेकर 3 कमेटियां गठित की, क्योंकि 15 साल में जो रमन सिंह ने शराब का प्याला बना दिया था छत्तीसगढ़ को, राज्य के 35% आबादी है जो शराब के गिरफ्त में आ गए 15 साल में। शराबबंदी अगर आप नोटबंदी की तरह करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी जनहानि होगी, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। हमने सामाजिक कमेटी और जागरूकता कमेटी के माध्यम से जो रमन सिंह की सरकार में जो लोग शराब पीना शुरू किए थे उनके भीतर से शराब को निकालना शुरू किए हैं, उनके भीतर शराब निकलेगा और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इस प्रक्रिया में हमने लगभग 200 से अधिक शराब दुकानों को बंद कर दिया है। इसके परिणाम यह है कि आज शराब की बिक्री में लीटर्स में गिरावट आ रही है। अभी मैं लीटर की बात करूंगा तो भाजपा प्रवक्ता राजस्व की बात करेंगे। दूसरी बात आपने कहा बेरोजगारी को लेकर, निश्चित तौर पर रमन सरकार के शासनकाल में 50 लाख के अधिक आसपास पंजीकृत और अनपंजीकृत जो बेरोजगार थे यहाँ पे। अभी देखिएगा केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है, जहां पे मोदी सरकार के जो बेरोजगारी दर है राष्ट्रीय स्तर पर 6.51% है, छत्तीसगढ़ में वो 3.5% पर है। तो निश्चित तौर पर रोजगार देने के काम में सरकार अपने काम को आगे बढ़ा रही है और हमारा लक्ष्य भी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार भी देना है। हमने किसानों के आर्थिक खुशहाली के लिए काम किया है, उनके उपज कीमत देने का काम किया है और कानून व्यवस्था को लेकर अब मैं समझा ठाकुर साहब, इतना काम हुआ है, इतनी चीजें हुई, उसके बावजूद जब क्राइम नहीं रुक रहा है तो फिर गृह मंत्री परेशान तो हो ही जाएंगे कि काम इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद क्राइम नहीं रुक रहा है। मैं लौट रहा हूं ठाकुर साहब इस पर आपके पास। रवि भोई जी आपके पास आ रहा हूं। रवि जी, ये जिम्मेदारी से बचने भागने इसकी बात तो मैं नहीं करता इस बयान को, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस का वादा था शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी फिलहाल होने नहीं जा रही और उसकी वजह भी हम समझते हैं कि कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और ऐसे में राजस्व के जो तरीके उन पर फौरन तो अभी रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक तरफ शराबबंदी हो नहीं पा रही, शराब है, नशे की हालत में लोग करते हैं क्राइम, और उसके बाद फिर गृह मंत्री से यह जवाब तलब किया जाता है। वादा पार्टी ने किया था लेकिन जवाब पूछा जाता है गृह मंत्री से कि क्राइम कैसे रुकेगा। तो फिर क्या करेंगे गृह मंत्री? देखिए, गृह मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछेगी कि क्राइम नहीं रुक रहा है, घटनाएं हो रही हैं, और ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की है अपने अफसर कर्मचारियों पर लगाम कसे और एक खौफ का माहौल पैदा करें, अपराधी डरें, अपराध करने से डरें। देखिए, इसके पहले भी पुलिसिंग थी, पुलिस है, पुलिस के भय से अपराधी डरते हैं और अपराध कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा और एक दहशत होनी चाहिए अपराधियों की, यदि कोई अपराध करे तो उन पे कठोर दंड होना चाहिए। जैसा कि बीजेपी वाले ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि एक इस तरह का माहौल वातावरण हो कि अपराधियों को यहाँ भय नहीं है। तो जब तक भय पैदा नहीं होगा अपराधियों में, तब तक इस तरह से अपराध होते रहेंगे और परेशानियां, गृह मंत्री जी की परेशानियां बढ़ते रहेंगी। कई उपाय हैं, सिपाहियों को लगाएं ड्यूटी में, अधिकारियों को लगाएं, नाइट ड्यूटी करें और जो अपराध करता है तत्काल उस पर एक्शन होना चाहिए, सही गलत का फैसला पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके अपराध रुकेगा। सिर्फ ये कहें कि लोग सुझाव दे दें हम कैसे अपराध रोकें, ये चलेगा नहीं, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि को जवाब तो देना होगा हर जनता की समस्या की। जी ठाकुर साहब, इस पर आ रहा हूं मैं आपके पास, एक मिनट आता हूं। रवि भोई जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं। चिमनानी साहब, देखिए, क्राइम कैसे घटेगा उसमें एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में 650 पदों पर शायद भर्ती अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक ये भी तो तरीका है, सरकार कोशिश कर रही है। आप अगर यहां होते तो इस क्राइम को कैसे कंट्रोल करते? 2017 की पुलिस भर्ती रुकी हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, और जनवरी 2020 में कहा गया था कि 5000 और बलों को भर्ती किया जाएगा। वो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है, तो 650 मुझे नहीं पता कि काफी होंगे कि नहीं। और मैंने तो जिक्र किया कि कैसे काम हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी अनुमति से आसिफ जी, मैं कुछ घटनाएं मेंशन करना चाहता हूं जो ये बताने में मददगार साबित होंगी कि अपराधियों का मनोबल कितना है। देखिए, लॉकडाउन था रायपुर शहर में,
अगर किसी के यहाँ सब्जी खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन एक होटल में शराब की पार्टी चल रही थी, वहां गोली भी चल गई। रायगढ़ में एक डकैती होती है बैंक में, बाइक पे सवार लोग 6 राउंड फायर करते हुए वहां से निकल जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि आदिवासी को रेत माफिया अपहरण कर देते हैं और उस जनप्रतिनिधि को आंदोलन करना पड़ता है कि जिसने मेरा अपहरण किया उसको गिरफ्तार करो। 4 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो सर, ऐसे में कैसे अपराधी ये समझेंगे कि भाई हम अपराध कर रहे हैं तो हमको पुलिस पकड़ लेगी? कैसे समझेंगे वो? ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं चिन्नानी साहब के पास। ठाकुर साहब, बयान में एक बात यह भी थी कि धारा 302 है, उसके बावजूद हत्याएं नहीं रुक रही, 376 है, उसके बाद भी रेप नहीं रुक रहे। तो या तो आप कानून को अपर्याप्त पा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी कानून बनाती हैं, उन कानून को आप भी ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, नए कानून भी बना सकते हैं, आपका ये अधिकार क्षेत्र है। तो अगर कानूनों से आप संतुष्ट नहीं तो कुछ नए कानून बनाइए, लेकिन क्राइम को तो रोकना पड़ेगा ना ठाकुर साहब। देखिए, मैंने पहले कहा आसिफ जी, अगर आप क्राइम पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको पिछली सरकार के क्राइम रिपोर्ट देखना पड़ेगा और अभी देखना पड़ेगा। 16, 17, 18 की आप देख लीजिए रिपोर्ट उठा के, और अभी देख लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, क्राइम में यहाँ पे कमी हुई, चाहे नक्सल मामले में हो, चाहे नक्सली मुठभेड़ के मामले में हो, चाहे हमारे जवानों के शहादत के हो, या आम व्यक्ति की जो हत्या। चिन्नानी साहब, 1 मिनट आऊंगा मैं आपके पास, अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं कर रहे हैं कुछ, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा गृह मंत्री जी ने तो आम जनता से सजेस्ट माना है, सलाह मांगा है ना, कि आप फील्ड में देखते हैं किस प्रकार से ऐसे गतिविधियां होती है जो आगे जाकर क्राइम का रूप धर लेता है। आप उसको बताने में आपको एतराज किस बात है? मुझे उम्मीद था कि रवि भोई जी एक निष्पक्ष पत्रकार के तरह से पब्लिक की ओर से एक सलाह देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ कमियां इसमें है। भोई जी को मुझे लगता है कि सलाह देना नहीं आना है, या शायद एक प्रकार से किसी विचारधारा से प्रेरित होकर सरकार का विरोध करना, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभी भी निवेदन करूंगा। नहीं, ठाकुर साहब, देखिए, मैं बिल्कुल रवि जी को ही मौका देता हूं कि वो आपके इस आरोप का जवाब दें। वैसे इस तरह के आरोप ना लगाएं तो बेहतर है, लेकिन रवि भोई जी ही इस पर आपको जवाब देंगे, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। रवि भोई सर, आप प्लीज बताइए। निश्चित तौर पर मैं स्वागत करूंगा रवि जी के जवाब का। देखिए, मैं किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं। मेरा कहना है कि यदि गृह मंत्री जी सुझाव लेना है तो लोगों को आमंत्रित करें। कर रहे हैं ना, मीडिया में बोल तो रहे बात को भाई। अरे तो ठाकुर साहब सुन तो लीजिए, अगर आपने आरोप लगाए हैं, आप सुझाव चाहते हैं तो सुन तो लीजिए एक बार। गृह मंत्री जी की बात चल रही है, स्वागत की बात है वो। देखिए ठाकुर साहब, इरिटेट होने की बात नहीं है, इरिटेट बात नहीं है। आप एक निष्पक्ष पत्रकार का धर्म निभाइए। देखिए ठाकुर साहब, पहली बात, अगर कोई सरकार की आलोचना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी विचारधारा से प्रभावित है। कल को ठाकुर साहब, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सरकार में है इस वक्त, तो फिर आप मुझे बता देंगे विचारधारा से प्रभावित, तो वो ठीक नहीं सर। जनता के प्रतिनिधि के दूसरा बात करिए। ठाकुर साहब, एक मिनट ठाकुर साहब, स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर साहब, देखिए, ये इस मंच पर इस तरह के आक्षेप ठीक नहीं। एक मिनट ठाकुर साहब, प्लीज। ठाकुर साहब, एक मिनट। ठाकुर साहब, एक मिनट। ठाकुर साहब, एक मिनट। नहीं, ठाकुर साहब, एक मिनट, आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। भोई साहब बोलिए, आप तो सुनेंगे, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। भोई साहब, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं, जनता के प्रतिनिधि है गृह मंत्री, जनता उनसे जवाब नहीं मांगेगी तो किससे जवाब मांगेगी? उनको नियंत्रण करने का अधिकार है। हम चुन के, देखिए ठाकुर साहब, जनता ने चुना है गृह मंत्री को और जनता जवाब मांगेगी, ठीक है, जवाब मांगेगी। और गृह मंत्री के नाते वो सिस्टम को सुधारने की उनपे जिम्मेदारी है। वो कैसे सुधारेंगे वो जाने। रही बात सुझाव की, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। मैं लौट रहा हूं भोई साहब आपके पास भी, और यहाँ एक बहुत अहम सवाल है। एक मिनट भोई साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। भोई साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक मिनट ठाकुर साहब, एक मिनट। चिन्नानी साहब, आपसे सवाल है मेरा। चिन्नानी साहब, शुक्र है आप पर तो आरोप नहीं लगा पाएंगे ठाकुर साहब कि आप किसी पार्टी विचारधारा से प्रभावित थे, क्योंकि आप तो हैं बीजेपी में। चिन्नानी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, एक मिनट ठाकुर साहब प्लीज। नहीं ठाकुर साहब, ये तरीका नहीं। ठाकुर साहब, एक मिनट, सबको बराबर मौका दूंगा। ठाकुर साहब, एक मिनट ठाकुर साहब प्लीज। ठाकुर साहब, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, एक मिनट। जनता की ओर से सलाह दे रहे हैं सर। ठाकुर साहब, देखिए, मेरे पास ले दे के 30 सेकंड बचे, मैं आपको रोक रहा हूं। एक मिनट रुकिए। आपका ये निष्पक्षता नहीं ठाकुर साहब, एक मिनट रुकिए। चिन्नानी साहब, जब कांग्रेस की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भूपेश बघेल के साथ साथ टीएस बाबा के साथ साथ इन्हीं ताम्रध्वज साहू का नाम भी चल रहा था। ताम्रध्वज साहू की सीनियरिटी देखते हुए, उनका तजुर्बा देखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहा था। और जब उनके पास गृह मंत्रालय है या गृह विभाग है, तो इतनी अपेक्षा तो हम उनसे कर सकते हैं कि वो अपने तजुर्बे के आधार पर अपने तरीकों से वो क्राइम को खत्म करेंगे, और वो सक्षम भी हैं, हम ये मानते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सरकारी तंत्र उनके पास है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता किस प्रकार से मतलब किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं और बात बात पे चिढ़ रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं निंदा करता हूँ। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। धनंजय जी को देख लीजिए। धनंजय जी जनता की बात नहीं रखेंगे। बहुत ही शर्मनाक। धनंजय जी बात सुनिए। देखिए धनंजय जी, मैं आपकी बात कहता हूँ। धनंजय जी बात सुनिए। ठाकुर साहब जैसे आप पत्रकार महोदय आलोचना करिए, जनता की बात आप रखिए। ठाकुर साहब देखिए, जैसे इस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, हो सकता है कि गृह मंत्री को भी बार बार क्राइम के सवाल पूछने के बाद उनको गुस्सा आया। आपका तरीका रिएक्ट करने का कुछ और हो सकता है, गृह मंत्री का रिएक्ट करने का तरीका कुछ और है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ठाकुर साहब, बहुत धन्यवाद आपका चंदानी साहब, रवि भोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन एक सवाल जरूर है और वो ये कि सरकार अगर बनी है, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री से जनता अपेक्षा करती है, उम्मीद करती है कि बढ़ते क्राइम पर आप लगाम लगाएंगे। क्या तरीके हो सकते हैं वो आप तय करिए। हाँ, सुझावों के लिए एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच आप तैयार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन क्या सवालों से खींचकर इस तरह का जवाब देना, क्या ये ठीक है? और दूसरा ये कि आप इतने तजुर्बेकार जब मंत्री हैं तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कई तरीके होंगे आपके पास और आप जानते हैं उन चीजों को कि कैसे क्राइम कंट्रोल करना है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में क्राइम पर कंट्रोल होगा और उसमें कोई सियासत नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।